So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो कल की कुछ टॉपिक्स रह गए तो उनको भी हम साथ साथ में कवर कर लेंगे और आज के जो टॉपिक्स हैं दैट विल आल्सो बी कवर्ड। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन प्लांट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब सर्टेन थिंग्स जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके शरीर में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर प्रोवाइडेड सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में प्लस वुमेन एम्पावरमेंट और जॉब के कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें हैं। तो ये एक टॉपिक आपका आता है ग्लोबल इलेक्शन एक्सपेंडिचर ओवरव्यू, सर्टेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये पॉलिटी का टॉपिक है। फर्टिलाइजर क्राइसिस इन इंडिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इकोनॉमिक आउटलुक इकोनॉमी का टॉपिक है। दिल्ली का एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन सोर्सेस की बात करें तो एनवायरनमेंट टॉपिक, इंडिया एक्सपैंडिंग स्पेस प्रोग्राम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन वी हैव कार्बन क्रेडिट, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। इंडिया न्यू इनिशिएटिव एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाम ऑयल। तो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में P2P लैंडिंग क्या है तो वो देखेंगे। दैट विल फॉल अंडर इकोनॉमी। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन है दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। आज का क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल एनर्जी ट्रांजिशन कैन प्ले इन ट्रांसफॉर्मिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। 10 नंबर में है, आपको जरूर से सोचना है, बढ़िया तरीके से लिखना है कि क्या रोल एनर्जी ट्रांजिशन प्ले कर सकता है। मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है। एंड सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर को जरूर से सेंड करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर सेंड करते रहते हैं, प्लीज़ कीप राइटिंग और आपको सेंड करते रहना है। अगेन दिवाली स्पेशल, जैसे मैंने आपको बताया था, दिवाली स्पेशल ऑफर अब एक्टिव है और ये 100 लोगों के लिए है। मतलब ये जो एक ऑटोमेटिक कोड जब आप ज्वाइन करोगे, जैसे सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज में क्लिक करके, या सौरभ पांडे CSE ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है वहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये 100 टाइम्स ये कोड यूज़ हो सकता है। मतलब एक स्टूडेंट 5 कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है तो मैक्सिमम 20 टाइम्स यूज़ हो सकता है। मतलब इस टाइप से आपको याद रखना, मीन्स द कोड कैन बी यूज्ड बाय 100 टाइम्स। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन ये रहेगा तो 50% ऑफ रहेगा सारे ही कोर्सेस में। तो यू कैन ज्वाइन इट। खास तौर से आप लोग को ध्यान में रखना है, एक तो करंट अफेयर बैच भी है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, टेस्ट सीरीज प्लीज़ मिस नहीं करना है। इस पर जो कंटेंट आपको मिलेगा लास्ट में कोर्सेज के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। करंट अफेयर का प्रहार जो ये बैच है इसमें 50 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं और फिर जल्द से जल्द 15 डेज़ का टाइम मैंने आपको दिया है, इसको कंप्लीट आपको करके फिर हमारी फर्दर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। और भी जो कंटेंट है, माइंड मैप्स और वो सब चीज़ें भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो आपको बस फॉलो करना है और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कवर करते रहना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने पढ़ाई में जो एनरिचमेंट है उसको आप कर लेना है। तो ये ऑफ़र का ज़रूर से आप लोग को बेनिफिट उठाना है। ये वेबसाइट याद रखना है, ऑल कोर्सेज में क्लिक करना है। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लॉगिन बटन भी आप क्लिक कर सकते हो अगर लैपटॉप से क्लासेस कर रहे हैं। शुरू करते हैं, मेडिसिनल फूड के ऊपर है। तो ये टॉपिक आपका बन जाता है, इसको देख लेते हैं। देखो अब आपका जो काम है, इवन जो आपका प्रहार बैच है उसमें अब मैंने, जैसे ये स्लाइड में है तो नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आपकी, जैसे आज से लगभग आपका 80 स्लाइड्स हैं। तो 80 स्लाइड्स अगर आप लोगे तो बहुत सारी स्लाइड्स हो जाती है। तो इसको मैं अभी पूरा PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके A4 साइज़ का जो कंटेंट है उस पर कन्वर्ट करके, और जो प्रहार बैच है सब्जेक्ट वाइज कन्वर्ट करके, और प्रहार बैच में आपसे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है शेयर करना। तो अभी जो पुराने बैच है उसमें देना स्टार्ट हो गया, प्रहार बैच में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपको वीडियो देखना है, आप आराम से बैठो, कान में अपना वीडियो लेक्चर लगाओ और जो सामने PDF है उसको देखते जाओ। तो उसमें कुछ भी पॉइंट्स आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये अगर आप A4 साइज़ में, जब हम इन्हीं स्लाइड्स को, मान लो 15 दिन का कंटेंट मैंने एक साथ सब्जेक्ट वाइज करके और फिर उसको मतलब एक PDF कन्वर्ट किया, तो उससे आपका कंटेंट मतलब 25, 28, 30 पेज के अंदर होगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज ही रहेगा। जो द हिंदू सेशन है आपका प्रहार बैच के अंदर जो वीडियो आपको अपलोड होते हैं, बाकी सारी डिटेल लास्ट में सेशन में मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखो, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन प्लांट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल। या शब्द मेंशन्ड है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि आप सर्टेन कंपोनेंट्स का, जैसे आप जो है, जैसे मान लो कोई आप गोली खा रहे हो, उससे आपको विटामिन और कुछ मिनरल्स और ये सब चीज़ें मिल रहे हैं, तो दैट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे हम बहुत सारे फूड आइटम्स को कंज्यूम भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके प्लांट्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं, वी कैन से आयुर्वेदा के अंदर, जिसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की डिमांड भी लगातार होती जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी मतलब एक रीज़न ये है कि जिस तरीके से हमारा खान पान है तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पा रहे हैं। बॉडी की ज़रूरत भी होती है विटामिन, मिनरल्स और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, तो उसके लिए जो डिमांड भी न्यूट्रास्यूटिकल्स की लगातार आपकी बढ़ रही,
आपकी कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ती जा रही है। अब इसमें कुछ सेफ्टी कंसर्न भी रेस किए गए हैं जो मार्केट में न्यूट्रल हैं। अगर जैसे अगर प्लांट्स का यूज़ करोगे दे आर कंसीडर्ड जनरली सेफ, बट मान लो कि सपोज़ करो कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन लिया जाता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आप आयरन की गोली कोई लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलता है, तो अगर शरीर में ऑलरेडी आयरन प्रेजेंट है, स्टिल यू आर टेकिंग द आयरन, तो वो टॉक्सिफिकेशन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। मतलब कोई भी ऐसा गलत तरीके से जो न्यूट्रास्यूटिकल्स उनका उनको ऐसा एडवर्टाइज ना किया जाए। प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो ज़रूरी है कि कौन लोग उन न्यूट्रास्यूटिकल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, ये ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन पर रिसर्च डेवलपमेंट करना और उनको प्रॉपर नेमिंग प्रोवाइड करना एंड सर्टेन जो डेवलपमेंट है प्लांट के कंटेक्स्ट में, जिनके माध्यम से हम कई सारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स डेवलप कर सकते हैं या बायो कंपोनेंट डेवलप कर सकते हैं जो हमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो रेगुलेशंस है फूड और मेडिसिन के लिए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे सपोज़ करो अगर प्लांट के कंटेक्स्ट में देखा जाए, है ना, तो एक प्लांट को जब हम फूड के कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, मान लो कोई क्रॉप्स हैं उनको फूड के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, कई प्लांट्स उनका मेडिसिनल कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, तो ये देखना है कि दोनों का रेगुलेटरी एस्पेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। इस पर भी काम करना है। प्लांट दो पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, बट रेगुलेशंस उसको उसी प्रकार से करना चाहिए। फूड के कंटेक्स्ट में अगर कोई प्लांट यूज़ हो रहा है तो इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड डिफरेंटली, एंड मेडिसिनल अगर उसका इंपॉर्टेंस है तो इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड डिफरेंटली। तो एक नेमिंग प्रॉपर प्रोवाइड करना, प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, सेफ्टी और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, किस तरीके से शरीर में जाके वह एक्ट करेगा, किस तरीके से उसमें कुछ प्रोसेसिंग अगर की गई है तो क्या कोई केमिकल है इन सब का प्रयोग किया गया है, तो इन चीज़ों को भी प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत मैटर कर जाता है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट आपका किया गया है। तो प्लांट्स के अंदर फूड और मेडिसिनल एस्पेक्ट कि ये मतलब जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक प्लांट है उसमें सर्टन फूड कंपोनेंट भी है और मेडिसिनल कंपोनेंट भी बन जाता है। तो प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिटी है प्लांट के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल्स की डिमांड भी बढ़ रही है, मेडिसिन फूड ओवरलैप भी करता है, सेफ्टी कंसर्न हमें देखना है, साइंटिफिक नेमिंग इश्यूज भी कई सारे फेस होते हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होते हैं। अब इन सब को स्टैंडर्डाइज करना, तो इस पूरे माइंड मैप से फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडिटोरियल का टॉपिक है सोलर अ गेम चेंजर इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस पर कुछ की कंपोनेंट्स उनको देख लेते हैं। देखो कोई भी आर्टिकल अगर आप पढ़ते हो तो उसमें 5 6 7 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है। अब लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ आपको 4 शब्द ज़्यादा मिल जाए, बट इतनी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे नोट्स आपके टॉपिक्स के प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगर आप बहुत ही न्यू हैं तो हो सकता है आपको हर एक शब्द इंपॉर्टेंट लगे, ये हो सकता है माइंड के अंदर, बट इसको ध्यान में रखना है कि अब कोई भी कंपोनेंट है उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में है, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, वी वांट टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो 1884 के अंदर चार्ल्स ब्रिट्स की बात करें, उन्होंने पहला रूफटॉप जो है फोटोवोल्टिक सोलर एरर न्यूयॉर्क सिटी में इंस्टॉल आपका किया था, और उसके बाद से इसका मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लग गया कि मतलब इस फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो एनर्जी में कन्वर्ट आपकी होती है। तो जो डिसेंट्रलाइज बेनिफिट है, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो अगर आप सोलर पैनल आप अपने घर पे लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, और वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को फॉलो किया जा सकता है। आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा कि आप कहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहीं पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से आप एनर्जी का उपयोग कर रहे हो या फिर वहाँ से एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो। आप अपने घर पे एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं अगर सूरज की रोशनी रेगुलर हो रही। तो ये एक सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपका हो सकता है। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यहाँ पे मान लो कि सपोज करो जहाँ पे लिमिटेड एनर्जी एक्सेस है, आप खुद इमेजिन करो कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे एनर्जी पॉवर्टी है, एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है और वुमेन है वहाँ पे, तो कैसे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी जो फैसिलिटी वो कैसे लेंगे। तो वहाँ का उनकी जो आर्थिक पोटेंशियल उसको बूस्ट करना और साथ में एनर्जी इकोनॉमी उस पर पार्टिसिपेट करना, उस पर एक महत्वपूर्ण रोल वो प्ले कर सकते हैं। अगर उन्हें सारी सुख सुविधा है, मतलब खासतौर से एनर्जी पॉवर्टी जैसी चीज़ों को वुमेन्स को फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सेस कर सकती हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। इवन सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन से भी कई स्टार्टअप्स आपके जो है विजिबल है, उसको भी वुमेन जो है ओन कर सकती हैं और एनर्जी इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे गुजरात में वुमेन सॉल्ट फार्मर्स है वो सोलर पम्प का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है। CO2 का एमिशन भी काफ़ी हद तक रिड्यूस आपका हुआ है। जो कई सोलर सोल्यूशंस है लाइक वी केयर सोलर सूट केसेस हैं, यहाँ पे जो
कई ऐसे लाइक हेल्थ सेंटर्स में ये जो सोलर सूट केसेस हैं, मतलब इनमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो ये युगांडा के अंदर टेस्टिंग की गई, तो इससे भी काफ़ी अधिक जो डेथ है, प्री नटाल जो डेथ है वुमेन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस आपका हुआ है। जो सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री है उसमें लगभग 4.9 मिलियन लोग हैं, जिसमें वुमेन 40% है। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट कर रही है कि सोलर एनर्जी एक महत्वपूर्ण रोल वुमेन एम्पावरमेंट में भी कर सकते हैं। तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है वो फर्दर 3 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए इस सेक्टर में मिल सकती है। तो ये माइंड मैप से आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। फटाफट आप इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो, मैंने आपको कहा है कि ये सब बनाने में टाइम लगता है और मेरा एक उद्देश्य यही है कि आपको कंटेंट अच्छा सा मिलता रहे और जो नोट्स मेकिंग है वो भी आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो। धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ और जैसा भी होगा वो मैं आपको हाईलाइट करूँगा। सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स क्या हैं? सोलर एनर्जी एक तरीके से कोल के लिए अल्टरनेटिव है। कोल का बर्न करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसमें यू ऑल आर अवेयर कि काफ़ी अधिक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। तो कोल की जगह यहाँ पे यू आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, तो इससे काफ़ी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, कार्बन एमिशन आपका रिड्यूस कहीं ना कहीं होगा। ये एक है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हो तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन मैटर करता है। वो उस एनर्जी को अडॉप्ट करें। लैंड यूटिलाइजेशन अगर किया जा रहा है तो उसमें भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ऑप्ट अगर कर रहे हैं सोलर एनर्जी को इंस्टॉलेशन या नए अपॉर्चुनिटी सर्च किए जा रहे हैं तो उसमें भी कम्युनिटी का इंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। ऑफ ग्रिड सोल्यूशन भी है एक तरीके से। ऑफ ग्रिड का देखो, एक ग्रिड सिस्टम होता है कि एक जगह पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ पे ग्रिड सिस्टम में जैसे मान लो बहुत सारी जगह पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अलग अलग जगहों पे, फिर एक ग्रिड है वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वहाँ से फिर सबको दूसरों को जो एनर्जी है वो जा रही है। तो ये ऑफ ग्रिड है, मतलब आपको ग्रिड में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करनी, डायरेक्टली आप कहीं भी डिसेंट्रलाइज्ड वे में एनर्जी का प्रोड्यूस करके और अपनी एनर्जी नीड को पूरा कर सकते हैं, या फिर हम एनर्जी को मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको बेच सकते हैं। खासतौर से रूरल एरियाज़ की आप बात करोगे तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल आपका हो सकता है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर अगर आप एनर्जी को पहुँचाना चाहते हो या ट्रांसफ़र करना चाहते हो सकता है उसमें बहुत समय लग जाए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। बट ये ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स मतलब सोलर एनर्जी के माध्यम से चीज़ों को आसान किया जा सकता है। और जैसे मान लो लोकल लेवल पे चीज़ें अगर ये की जा रही है तो इससे कई सारे, अगर डिसेंट्रलाइज्ड वे में कर रहे हैं तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी बन जाती है। सोलर अडॉप्शन में देखो कई चैलेंजेस भी हैं, जोग्राफिकल चैलेंजेस भी हैं, मतलब जहाँ मान लो सूरज की रोशनी कम है तो वहाँ पे अपना एक चैलेंजेस है, कई है ना, कई जगह पे सोलर एनर्जी का यूज़ हो सकता है, कई जगह पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी बन जाता है कि जहाँ पे छोटे छोटे इस्तेमाल एनर्जी का होता है पहले वहाँ पे एनर्जी जो है किस तरीके से सोलर एनर्जी के माध्यम से जो नॉर्मल वे में एनर्जी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, उसको सोलर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके माध्यम से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। फिर कई सारे दूसरे एस्पेक्ट भी है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना, एनर्जी ट्रांजिशन पे वुमेन को जो चेंज एजेंट के रूप में इंक्लूड करना, वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, इस पर फोकस करने की बात की गई है यहाँ पे। क्योंकि देखो इनइक्वालिटी अगर हमें ख़त्म करनी है तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर एक फैमिली के अंदर वुमेन एम्पावर्ड है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फैमिली का अपने आप चीज़ें प्रोग्रेस जो है वो एक तरीके से होती हैं। तो किस तरीके से हम वुमेन की जो आर्थिक एम्पावरमेंट करके एक जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दूर करें, फिर सामाजिक इनइक्वालिटी दूर करने की तरफ जो है मतलब प्रोसीड करें। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे अलग अलग जो बैरियर्स हैं जहाँ पे सोलर पम्प्स और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हो सके तो जो भी उसमें कमियां हैं तो उसको दूर किया जा सके। और एनर्जी जो इकोनॉमी है उस पर इंक्लूसिव हो, जिसके बेनिफिट सभी तक रीच करें, खासतौर से वुमेन को वो बेनिफिट करें, उस पर हम किस तरीके से प्रोसीड करें, उस डायरेक्शन में भी हमें जो है कार्य करना है। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट एक बड़ा रोल होगा, लोकल इंस्टीट्यूशन का एंगेजमेंट बहुत मैटर करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक रोल प्ले होगा। कई लेवल पे जो वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग है वो करने की ज़रूरत है। जेंडर इंक्लूसिविटी पे फोकस करना है। इंक्लूसिव इकोनॉमी है, इंक्लूसिव इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी है उसमें सभी डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक जो आप कह सकते हैं
हर एक आस्पेक्ट, इवन वुमेन और आप कह सकते हैं डिफरेंट सेक्शन से जो लोग हैं वो सभी लोग उस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें और उसके बेनिफिट का उसका बेनिफिट भी सभी को मिले। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक आपका पॉलिटी का बनता है द बार्जियोनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन। तो इसको देखते हैं ग्लोबल इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर ओवरव्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिला के देखो यूएस का इलेक्शन एक्सपेंडिचर बहुत अधिक है। ये है इंडिया के इलेक्शन स्पेंडिंग की बात करें तो लगभग काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड आपका होता है। ये हो सकता है ज़्यादा हो, 1 लाख करोड़ है तो और ज़्यादा भी हो सकता है, या यू कैन से कि 50,000 करोड़ के आसपास तो रहता ही है। उसके बाद कैंडिडेट लगभग 95 लाख स्पेंडिंग है लार्जर स्टेट में, और 75 लाख आपका स्मॉलर स्टेट लोकसभा के लिए है। असेंबली के लिए वेरी करता है, जैसे 40 लाख और 28 लाख है। 40 लाख जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए देखा जाए तो लार्जर, और 28 लाख स्मॉलर स्टेट के लिए है। ये चेंज होता रहता है लिमिट की अगर बात करें। और अगर फंडिंग फाइनेंस की बात करें तो यूएस में इंडिविजुअल कॉरपोरेशंस फाइनेंस आपका करते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि और यहाँ पे ये फर्दर इंक्रीज़ हो सकता है। यूके की बात करें तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक लिमिट है, कैंपेन पीरियड के टाइम पे स्पेसिफिक लिमिट रहती है। अब अमाउंट ऐड नहीं रहेगा, ठीक है, कितना यूरो है, बट आपको बस ध्यान में रखना है कि जो एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है वो आपका यूएस है, यूके यहाँ भी हाई है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि देखो एक जो हाईलाइट किया जा रहा है कि जिस तरीके से आपका हाई एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब हाई एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे इतना खर्चा बढ़ रहा है तो देने वाला भी चाहिए। अगर जो भी मान लो बिजनेसमैन और वो देगा तो उसके अपने इंटरेस्ट हैं, तो एक कंसेप्ट होता है क्रोनी कैपिटलिज्म का, तो वो सब देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो देखने को मिलेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन उनके बीच में नेक्सस होगा, और कोई पैसा देगा तो अपने इंटरेस्ट को इस्टाब्लिश करेगा। तो ये एक थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो दूसरा ये भी है कि दूसरे लोग एंटर नहीं कर सकते, मान लो जिनके पास पैसा नहीं है तो पॉलिटिक्स कैसे एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे कई मेजर पार्टीज़ लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इतना खर्चा हो रहा है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो ये थोड़ा सा दूर करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो इंडिया के लोकसभा में काफ़ी अधिक खर्चा होता है, 42% है टोटल एक्सपेंडिचर करोड़ की बात किया जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर है। और है ना, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, मतलब ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको कैसे दूर किया जाए। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहा गया कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये एक जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उसने कहा कि जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस है कैंडिडेट के, वो स्टेट मतलब सरकार स्पेंड करे। जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उनको सर्टन अमाउंट पे किया जाए, उसी में उनको स्पेंडिंग करना है। ऑल दो किस तरीके से स्टेट फंडिंग आप इम्प्लीमेंट करते हो दैट इज़ द केस। अब उसमें भी मान लो स्टेट के पैसे भी, सरकार के पैसे भी लग गए और ऊपर से भी पैसा लगा रहे हैं, तो उसका फिर आउटपुट क्या आएगा ये भी देखना है। फिर दूसरा ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात किया जाए तो इसमें एक चीज़ कहा गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर होगा तो एक कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, बट इस पर क्या स्टडी है वो देखने वाली बात है। बिकॉज फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको करने पड़ेंगे, फेडरल एस्पेक्ट भी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है तो दूसरी पार्टीज़ के जो छोटी पार्टीज़ उनका एस्पिरेशन का क्या होगा, तो फेडरल एस्पेक्ट भी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट आपका होगा। फिर इलीगल जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन उसको आप कैसे दूर करोगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन ये इस चीज़ को रिड्यूस नहीं कर सकता, इलीगल तरीके से अगर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन 2016 के अंदर उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है पार्टीज़ को दिया जाए फ्रॉम पार्टीज़ टू कैंडिडेट, उनको लाइक जो भी फाइनेंशियल उसको लिमिट करना। फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो एक्सपेंडिचर उस पर भी सर्टन सेलिंग करना। नंबर ऑफ कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाय द इंडिविजुअल कैंडिडेट एक्सपेंडिचर लिमिट, मतलब कितने कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लिमिट नहीं है तो उसको भी लिमिट किया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी को भी सर्टन अमाउंट से ज़्यादा वो स्पेंड ना कर सके, तो उसके एक्सपेंडिचर को भी लिमिट करना, ऐसा भी है। फिर उसके बाद एक एडिशनल जज, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस हाई कोर्ट, ये भी आपका सजेस्ट किया गया है जिससे कि जो भी इलेक्शन रिलेटेड केसेस हो उनको तुरंत रिजॉल्व किया जाए। तो ये भी एक हाईलाइट किया, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन है। अब उसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी इशू आता है और कोर्ट में चीज़ें जाती हैं तो बहुत डिले हो जाता है, तो वो जो ग्रीवेंसेस हैं वो कोर्ट में ही डील हो सकते हैं। तो एक ऐसा एडिशनल बेंच आपका क्रिएट जो है वो किया जा सकता है। बाकी चीज़ें आप इससे माइंड में आपसे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट चैलेंज डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट। फर्टिलाइजर इंपोर्ट में क्या चैलेंजेस हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। देखो जो भी आपका यूक्रेन गाज़ा के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, इससे पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र का प्राइस बढ़ रहा है। अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि अभी कुछ हाईलाइट करने, कई स्टेट्स में कहा गया कि 10 डेज़ का वर्थ ऑफ फर्टिलाइज़र स्टॉक बचा हुआ है। अब इसमें क्या है कि देखो हम इंपोर्ट पर बहुत निर्भर करते हैं, MOP DAP यूरिया, ये हमारी निर्भरता, मतलब निर्भरता इन द सेंस कि
इंपोर्ट पर हम काफ़ी निर्भर करते हैं। 20% यूरा, 50 to 60% डीएपी, 100% एमओपी, अलग अलग टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, उस पर हम काफ़ी अधिक निर्भर करते हैं। सरकार को कई तरीके से क्या है कि कई तरीके से वी कैन से सरकार को सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ भी है कि फर्टिलाइज़र का प्राइस, अगर जो कंपोनेंट फर्टिलाइज़र बनाने के लिए चाहिए अगर वही अवेलेबल नहीं होंगे तो अपने आप फर्टिलाइज़र का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, सरकार का सब्सिडी देना भी बढ़ जाएगा, तो एक एक्सपेंडिचर भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि हम अपना इसमें आत्मनिर्भरता किस तरीके से कर सकते हैं, प्लस सप्लाई चेन रिजिलियंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो भी देखना ज़रूरी है। साथ में है ना, हमें अपना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इंपोर्ट पे हमें अपनी जो निर्भरता है उसको काफ़ी हद तक कम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी ये ग्लोबल क्राइसिस है वो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत अधिक सबसे ज़्यादा निर्भरता ही आप देखोगे, एमओपी की बहुत ज़्यादा निर्भरता है, डीएपी की निर्भरता, यूरिया की निर्भरता है, काफ़ी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिकल स्लो डाउन। आज के टॉपिक में अगर देखते हैं साइक्लिकल स्लो डाउन की बात की गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साइक्लिकल ग्रोथ स्लो डाउन की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी है वो स्लो डाउन, ग्रोथ का स्लो डाउन देखने को मिलेगा। देखो कई स्टडी ये कहते हैं, कही जा रही है कि जैसे मान लो लोन आसानी से नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, लोगों की जॉब जा रही है तो या जॉब जाएगी या जो सैलरी है उस पर रिडक्शन देखने को मिलेगा, जो वेज ग्रोथ होना चाहिए, जो सैलरी इंक्रीज होना चाहिए वो ना हो और प्राइस चीज़ों का बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या है कि जो अर्बन डिमांड है चीज़ों को लेकर, देखो कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि खरीदने वाले कितने हैं। सपोज़ करो कि डिमांड जो है वो आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है, और डिमांड किस पर, आपके वेज, आपके पास पैसा कितना, आपकी सैलरी कितनी, उस पर निर्भर करता है। तो एक तो डिमांड उस पर निर्भर करता है और आपका सप्लाई क्या है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो डिमांड और सप्लाई की बात है, अगर सप्लाई बहुत अधिक होती चली जाएगी और ख़रीदने वाले कोई नहीं है तो स्लो डाउन अपने आप ही होगा। तो अभी जो अर्बन कंजम्पशन है उस पर मतलब रिडक्शन देखने को मिल सकता है कि जैसे सैलरी की बात करें उस पर रिडक्शन, क्योंकि चीज़ों का ऑटोमेशन भी हो रहा है, ये भी है, ये भी एक चीज़ हाईलाइट की गई है। तो ये है ना, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक थोड़ा सा दूसरी स्लाइड ऐड ऑन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पोस्ट पैंडमिक की बात करें तो पोस्ट पैंडमिक की अगर बात करें तो यहाँ पे एक समय तक डिमांड, क्योंकि चीज़ें बहुत खरीदी बेची नहीं गई थी एक तरीके से ना पैंडमिक के टाइम पे, फिर उसके बाद चीज़ों का डिमांड और चीज़ें बढ़ी। अब वो उसमें भी स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक है, ये भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा, कई जो पर्सनल लोन और लेंडिंग ग्रोथ है उस पर भी रिडक्शन देखने को मिला है। तो अगर लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे, लोन की अवेलेबिलिटी ईजी नहीं होगी, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं कि जो सैलरी उनको मिल रही है उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो ये सब अपने आप जो अर्बन कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करेगा, अर्बन डिमांड रिड्यूस करेगा, और इससे आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो वीक अर्बन डिमांड उसमें सबसे बड़ा है फैक्टर, रिड्यूस सैलरी ग्रोथ है, क्रेडिट कंडीशंस टाइटनिंग करना, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आपका है, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं वाइज दिल्ली एयर क्वालिटी डिटोरेटिंग, दिल्ली की एयर क्वालिटी क्यों डिटोरेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तो देखो पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, स्टबल बर्निंग एक बड़ा फैक्टर, डेटा देखो याद नहीं रहेगा, बस फैक्टर्स आप याद रखना है। और स्टबल बर्निंग सबसे बड़ा एक मतलब एक बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा तो नहीं, क्या एक फैक्टर देखने को मिला था, बट इसमें स्टबल बर्निंग में काफ़ी रिडक्शन भी हुआ है, कई सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे जो स्टबल है, स्टबल का मतलब होता है जो खेती होती है उसके बाद क्रॉप्स होती है उनकी कटाई की जाती है, फिर जो बचा रहता है उसे स्टबल बोलते हैं। तो कई बार किसान उसको जला देते हैं तो उससे काफ़ी अधिक नुकसान होता है। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि अगर स्टबल बर्निंग होगी तो उससे एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ेगा या सॉइल की कंडीशन पर क्या असर पड़ेगा, तो ये प्लीज़ लेट अस नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ठंड के टाइम पे और कंडीशंस पुअर हो सकती हैं, क्योंकि हवाएं आके सेटल होती हैं, तो गर्म हवाएं, मान लो सपोज़ करो गर्म हवाएं जो हैं आ रही हैं और वो गर्म हवाएं जाके दिल्ली के आसपास के एरिया में आके सेटल हो जाएंगी। अगर सेटल होंगी तो वो और अधिक पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स दिल्ली के अराउंड सेटल्ड रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा विंटर में, और आप कह सकते हैं बड़ा एक सोर्स बन जाता है। तो स्टबल बर्निंग एक फैक्टर आपका बन सकता है। उसके बाद व्हीकल पॉल्यूशन भी है, व्हीकल 17% है, जो चीज़ें जलाई जाती बर्निंग, उसका भी कंट्रीब्यूशन आपका
बन जाता है। कई एरोसोल्स आते हैं, इनऑर्गेनिक एरोसोल, सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल्स हैं, ठीक है। तो कई मतलब दूसरे जो डिफरेंट सोर्सेस उनसे ये एरोसोल्स मतलब छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स जो जनरेट होते हैं, तो वो भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर ये जो एरोसोल्स आते हैं इनऑर्गेनिक एरोसोल सेकेंडरी, वो दिल्ली के बाहर से आपके आते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि एक बहुत ही एयर शेड अप्रोच चाहिए। एयर शेड अप्रोच का मतलब कि डिफरेंट जो स्टेट्स है, क्योंकि देखो हर एक जो फैक्टर वहाँ पे पोल्यूशन कॉज कर रहा है उसके लिए अलग अलग स्टेट्स जिम्मेदार है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत मैटर जो है वो करता है। तो एवरेज जो विंटर पोल्यूशन है सोर्सेस की अगर बात किया जाए तो बायोमास बर्निंग 24%, व्हीकल 17%, और सेकेंडरी इन ऑर्गेनिक एरोसोल्स की अगर बात किया जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, खासा है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू रॉकेट्स प्लस मून एंड वीनस मिशंस हेराल्ड न्यू बिगनिंग। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, हम कई सारे अपने स्पेस प्रोग्राम पर फोकस भी कर रहे हैं, तो ये नाम याद रखने, कई बार इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में आपको 10 नंबर लिखने को आ जाए तो आइडिया रखना है। बाकी इनमें स्पेसिफिकली हमने चर्चा कर रखी है। तो एक मून पर हम फोकस कर रहे हैं, वीनस पे भी हम फोकस कर रहे हैं, निसार सैटेलाइट है, प्रोबा 3 सैटेलाइट है, ये मिशन हम फोकस कर रहे हैं, आगे इन पर डिस्कशन करेंगे। मून पर जैसे बात हो रही है कि कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, मान लो 2032 के बाद नई ग्लोबल कॉमन ट्रीटी में बदलाव हो, स्पेस ट्रीटी पे चेंजेस आए, तो जो लोग जहाँ बैठे हैं तो वो अपनी सोवेरेंटी को बियॉन्ड अर्थ लेकर जाएंगे, कहेंगे कि जो जहाँ बैठा है वहाँ पे मान लो कि किस देश का कहाँ कितना जुरिडिक्शन इसको डिफाइन किया जाएगा, तो हम भी कहेंगे कि देखो हम मून पे यहाँ पे इस रीजन पे हम प्रेजेंट है तो हमारा जुरिडिक्शन होना चाहिए। तो इस पर भी आगे चर्चा चल रही है। प्लस रिसोर्सेज की बात होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या फिर हीलियम का प्रेजेंस है, वो ये सब इसलिए मून पे फोकस भी किया जा रहा है। वीनस के एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करना चाहते हैं, और भी ये 2 सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट, और इस पर भी फोकस किया गया है। गगनयान है, तो ये गगनयान है, इसमें हम क्रू मेंबर इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि देखो क्रू मेंबर के बेसिस पे हम अपनी स्पेस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे और इससे फिर टूरिज्म फ्यूचर के अंदर बढ़ेगा। मतलब कि जैसे हम लोगों को ले जा सकते हैं स्पेस के अंदर, तो लोग कहेंगे चलो फिर जैसे आज के समय में आप इधर उधर घूमते हो तो लोग भी कहेंगे, मतलब बाद में ये भी रहेगा कि मून में हम घूमना चाहेंगे, तो वो कैपेबिलिटी भी हम डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि वी कैन अचीव दैट पोटेंशियल, जिसके तहत स्पेस टूरिज्म को हम एक तरीके से अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद लॉन्च व्हीकल्स को फंड करना, इस पर भी फोकस्ड है। जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन की और हैवी पेलोड को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, उनकी एफिशिएंसी को किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो ये काफ़ी है। फिर उसके जैसे चंद्रयान 4 है, तो जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे मून में, वो उसको भारत में मतलब दोबारा से अर्थ में लेकर आया जा सके, और लूनर सॉइल रॉक सैंपल्स को हम कल देख सकें, और इसके बेसिस पे हम जान सकें अच्छा ये सॉइल है, इसमें ये पोटेंशियल है, इसकी माइनिंग यहाँ पे हो सकती है, और उस माइनिंग में जो भी चीज़ें हैं मान लो हमने किया तो उसको दोबारा से अर्थ में लेकर आया जा सके। तो ये सब टेंट का कैपेबिलिटी हम चंद्रयान 4 के तहत डेवलप करना चाहते हैं। फिर लुपेक्स करके है जो कि मून को एक्सप्लोर करना, इसमें जापान और भारत साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्रूड मिशन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब लोगों को, इंसानों को भेजना। तो जापान के साथ हम ये भी फोकस कर रहे हैं जैसे कि जो लूनर इकोनॉमी है उसके पोटेंशियल को हम यूज़ कर सकें। फिर स्पेस बेस्ड सर्विलेंस की बात आपकी की गई है, जिसमें कई सारी कंपनीज इन्वॉल्व है, मतलब स्पेस के माध्यम से आप के देश का पूरा सर्विलेंस होना, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पा रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन पे फोकस करना, तो इस पे भी फोकस आपका किया गया है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग है, कई मतलब जैसे मान लो स्पेशली कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो यहाँ पे एक्सियम 4 मिशन है, तो उसके लिए भी हम कैसे सूट हैं बनाना, प्लस प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और तभी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मनस्तु स्पेस एग्रीमेंट भी है, यहाँ पे मनस्तु स्पेस जो है ये भी इट हैज़ ऑल्सो साइंड अ कोलैबोरेशन टू टेस्ट ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, है ना। ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी प्रोपल्शन आपको पता ही होगा, जैसे जो फ्यूल की बर्निंग और ये सब होती है और फिर सैटेलाइट ऊपर की तरफ जाता है लॉन्च व्हीकल की मदद से, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल हो ऐसा डेवलप करना, है ना। तो इस पर भी फोकस है। जो लीप 3 मिशन है इस पर हम, जो कि 2025 में शेड्यूल्ड है, तो उस पर जो मनस्तु स्पेस है वो इसके लिए कार्य कर रहा है। तो ग्रीन प्रोपल्शन डेवलपमेंट पे फोकस करना, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिस्टम
इस्तेमाल आपका हो सकता है, और इसकी टेस्टिंग भी आपकी कंडक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, ये डेट आई थिंक चेक करना एक बार। फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्रोजेक्ट 200 है, ये भी सैटेलाइट का प्रोटोटाइप बना रहा है, जिससे कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है लगभग 200 किलोमीटर अल्टीट्यूड है, वहाँ तक हम चीज सैटेलाइट्स हैं उनको भेज सकें। फिर अनंत टेक्नोलॉजी है, मतलब ये देखो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि अलग अलग जो सैटेलाइट्स उसको इंटीग्रेट करना, फिर उसको अलग अलग स्पेस सेंटर या फिर ऑर्बिट में उनको डिलीवर करना, उसके लिए काम कर रहे हैं। काम जो है किया जा रहा है। और इसके बाद जैसे मान लो चंद्रयान 3 में क्रेटर डिस्कवरी है, बहुत बड़ा एक गड्ढा टाइप मिला है, एटकिंसन बेसिन उसका नाम है। तो उस पर भी हम स्टडी करना चाहते हैं कि अच्छा पहले ये बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, इनका कैसे फॉर्मेशन हुआ, इनका क्या पोटेंशियल है, इस पर भी हम कार्य करना चाहेंगे। तो इसका भी पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर एस्ट्रोसैट का भी मिशन को एक्सटेंड करना है, तो अब ये एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो ये मतलब इसके टाइम पीरियड को फर्दर एक्सपैंड करना, 4-5 ईयर है तो 9 ईयर करना, ये भी इस पर भी हम फोकस करेंगे। तो एक एस्ट्रो जो सैट मिशन है, कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज़ द बेसिक एम ऑफ एस्ट्रोसैट। ठीक है, कई बार चर्चा की गई है। तो देखो ये अलग अलग हमारे मिशंस हैं, लूपेक्स हो गया, फिर आगे फ्यूचर में निसार रहेगा, ऐसा है ना, और भी जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जो पूरी स्पेस इकोनॉमी को एक्सप्लोर करते हुए स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के माध्यम से कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे करें उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जैसे मनस्तु स्पेस है, ग्रीन propulsion पे काम कर रहा है, बेल्ट्रिक्स एरोस्पेस प्रोजेक्ट 200 पे काम कर रहा है, अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसडेक्स सैटेलाइट्स पे काम कर रहा है, चंद्रयान 3 है, ग्रेटर डिस्कवरी पे काम कर रहा है, एस्ट्रोसैट इसके मिशन के जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करने की बात आपकी की जा रही है। कार्बन क्रेडिट की बात की जाए तो कार्बन क्रेडिट ऑलरेडी मैंने लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आप इसे रीड कर लेना। ठीक है, कि वो है ना, इस पर एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट याद रखना, थ्वाइट्स ग्लेशियर है, ये अंटार्कटिक रीजन में लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ माउंट मर्फी। ये याद रख लेना मैपिंग के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इसमें मेंशन्ड है कार्बन क्रेडिट क्या होता है, और ये सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। और नेक्स्ट देखते हैं FMCG के ऊपर, ये है इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। ये कल का कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए थे वो मैं आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कई स्टडी हुई हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, है ना, एकेडमी और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। एकेडमी मतलब जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और इंडस्ट्री की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च हो, ऐसा हमें काम करना है। तो यहाँ पे बायो E3 पॉलिसी पर चर्चा हो रही है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ों से लिंक करना। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके हम कई सारे बायो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे मान लो वैक्सीन है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपकी कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से हम बायो बेस्ड मॉडल पर रीच करना चाहते हैं, क्योंकि केमिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपकी धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हम बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। बायो बेस्ड जैसे मान लो आयुर्वेदा इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायो बेस्ड थिंग। तो ये धीरे धीरे इसका जो नीड और डिमांड है, आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, और बायो इकोनॉमी भी आपका डेवलप होती चली जाएगी। लाइक जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात अगर किया जाएगा उसमें भी यू विल फाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बायो इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहेगा। अब इसमें एक एग्जांपल सोप इंडस्ट्री की बात की गई ना, सोप इंडस्ट्री FMCG के अंदर आपका आता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ग्लोबल सोप इंडस्ट्री है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है और बायोडाइवर्सिटी के लिए है। तो इसमें कहा गया क्योंकि ये पाम ऑयल पे काफ़ी रिलायंस होता है, प्रेजेंस है, तो पाम ऑयल के प्रोडक्शन, क्योंकि सोप का डिमांड बहुत हाई है। पाम ऑयल जो है इसको अगर आप करते हो तो जंगल क्लियर करना, पाम ट्री के माध्यम से पाम ऑयल प्रोड्यूस होना, तो लाइक है ना, तो यहाँ पे पाम ऑयल लगभग 40% ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल डिमांड है। और ये लाइक है ना, तो यहाँ पे इसका डिमांड और भी पर्पस के लिए, सोप प्रोडक्शन के लिए भी है। तो क्या हम इसके अल्टरनेटिव की तरफ काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते हैं, बिकॉज सोप में जो अमाउंट है धीरे धीरे पाम ऑयल का वो रिड्यूस होता चला जाएगा। और वी कैन से कि अगर पाम ऑयल का डिमांड बहुत हाई रहेगा तो फिर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो ये है, तो यहाँ पे सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अल्टरनेटिव टू पाम ऑयल की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फैटी एसिड चेन्स प्रोड्यूस करके और
किस तरीके से सोप स्ट्रक्चर, जो सोप का केमिकल कंपोजिशन उस तक रीच करना, ये इस पर भी फोकस आपका जो है लगातार हो रहा है। फिर स्लोप वैल्यू चेन की बात है, वो भी बहुत मैटर करता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की बात करें कि उनका सपोर्ट भी इसमें बहुत मैटर करता है कि हम किस तरीके से एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ जा सकें, खासतौर से जब हम सोप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके। इवन जो पैकेजिंग है उसमें भी हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका जो है वो अपनाएं, इस पर भी फोकस आपका किया गया। तो सस्टेनेबल पाम ऑयल डेवलप करने की बात की गई है, जो कि बायोसिंथेटिक अल्टरनेटिव डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइक है ना, तभी जो सोप है उसमें अगर आप नेचुरल पाम ऑयल बहुत अधिक हम इस्तेमाल करते हैं तो पाम ऑयल की डिमांड बहुत हाई होगी और उसके प्रोडक्शन में काफ़ी अधिक डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो सकता है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, इसमें ऑयल पाम प्रोडक्शन पर भी फोकस किया गया है कि 10 लाख हेक्टेयर और इन सबको फोकस, मतलब इतना एक्सपैंड करना, क्रूड पाम ऑयल आउटपुट को इंक्रीज़ करना, ये भी देखा गया है। अब यहाँ पे हम नो फॉरेस्टेशन, नो डिफॉरेस्टेशन, नो पीट पॉलिसी को फॉलो करना, मतलब ये बहुत मैटर करता है कि आप डिफॉरेस्टेशन ना करो, कोई भी जो चीज़ जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है उसको हमें अवॉइड करना है। तो नो डिफॉरेस्टेशन, नो पीट पॉलिसी की तरफ हमें जाना है। उसके बाद जो लोकल सस्टेनेबल पाम ऑयल है मे रेज कॉस्ट इम्पैक्टिंग मार्केट शेयर, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि पाम ऑयल, क्योंकि देखो पाम ऑयल है, डिमांड मीट नहीं होगी, कहीं पाम ऑयल अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर ख़रीदने वाले बहुत हैं, डिमांड बहुत अधिक है, पाम ऑयल का प्रोडक्शन नहीं, तो अपने आप पाम ऑयल का प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे कि किस तरीके से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ लोग जा रहे हैं पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें सरकार कैसे उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, ये ज़रूरी है। सोप्स जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी ग्रेडिंग हो सकती है कि अच्छा इसमें सिंथेटिक पाम ऑयल यूज़ हुआ है, इसमें यह पाम ऑयल यूज़ हुआ है, इस टाइप से ग्रेडिंग किया जा सकता है। तो स्पेसिफिकली जो है ये सस्टेनेबल पाम ऑयल प्रोडक्शन की तरफ हम फोकस करना चाहते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हो, कुछ अगर रेगुलेशन उस पर हम रिफॉर्म कर सकें, कंज्यूमर को अवेयर करना जिससे कि बायो बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम जा सकें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन की तरफ हम जो है वो जा सकें, इस डायरेक्शन में हमें काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं P2P के ऊपर है, ये पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात करते हैं। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है, जैसे मान लो प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो कोई प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट इंडिविजुअल वो लोन ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मान लो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोन, तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है। तो इसमें कुछ कंसिड्रेशन आपका होता है। तो यहाँ पे जैसे कि लाइक ये जो पीयर टू पीयर लेंडिंग है इसमें ड्रॉप देखने को मिला है, ये कहा गया है, और इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस जो हैं डाली हैं, है ना, जैसे एसआउट रिटर्न, लिक्विडिटी ऑप्शंस, ऐसा कुछ डाला हुआ है। और T+1 सेटलमेंट साइकिल, T+1 का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके एक दिन के अंदर सारा अमाउंट सेटल हो जाना। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जनरली P2P हेल्प क्या करता है कि ये फैसिलिटेट करता है कि जो फॉर्मल लेंडिंग प्रोसेस, जैसे अगर आपको कहीं से लोन लेना है उसका बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होता है, तो उस फॉर्मल लेंडिंग प्रोसेस के बिना भी ट्रांजैक्शन इजीली लेंडर बावर के बीच में हो सके, ये P2P प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं। बट इसमें भी कई प्रकार के रेगुलेशंस इम्पोज किए गए हैं RBI के द्वारा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी P2P लेंडिंग के कंटेक्स्ट में, वही उसका अट्रैक्टिवनेस था। बट उसमें भी जो रेगुलेशंस बढ़ी हैं, इसकी वजह से उसका जो अट्रैक्टिवनेस है वो आपका रिड्यूस हुआ है, ये चीज़ आपकी कही गई। तो इससे ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है आप कह सकते हैं, वो भी थोड़ा सा रिड्यूस आपका हुआ है। तो P2P एक्सचेंजेस लाइक है ना, स्क्रूटनाइज फॉर ऑपरेटिंग लाइक अ बैंक, ये भी देखा जाता है। जैसे खासतौर से कहा गया कि कई जो P2P प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी एक तरीके से बैंक के रूप में काम कर रहे हैं, तो लाइक अ बैंक एंड दे आर ट्रीटेड लाइक अ बैंक, ऐसा मतलब अगर रेगुलेशन भी हो रहा है तो उसको बैंक के रूप में देख के फिर रेगुलेशन किया जा रहा है। तो इससे उनका अफेक्ट हुआ है। फ्यूचर अनसर्टेनिटी है कि है ना, को मतलब कई सारी कंपनीज और नए कस्टमर्स को नहीं ले रही हैं। तो ये फ्यूचर थोड़ा इसका इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन एक्शन टेकन बाय द RBI, और P2P प्लेटफॉर्म में सर्टन जो आप कह सकते हैं चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो P2P जो आपका जो पीयर टू पीयर लैंडिंग की बात की जाए तो उसमें मतलब इस सेक्टर के अंदर रिडक्शन या ड्रॉप देखने को जो है मिला, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अच्छा, दिवाली स्पेशल ऑफर है तो इसका 50% आपके लिए ऑफ रहेगा सारे ही कोर्सेस में। कोड कैन बी यूज्ड फॉर 100 टाइम्स, ठीक है।
मतलब 100 लोग इसका कर सकते हैं। खास तौर से एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप लोग ज़रूर से ध्यान रखना, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये प्रहार बैच देखो क्यों डिफरेंट है। देखो यहाँ पे आप हिंदू सेशन देख रहे हैं, ये सेशन तो है ही, इसको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड मिलेगा। इसके बाद आप PIB डाउन टू अर्थ physics.org लगभग आप मानो कि 10 जनवरी 2024 से पूरा कंटेंट आपके लिए रहेगा। तो पुराना कंटेंट पूरा आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। और फिर आपको मेरे को लास्ट में हाँ मेंस के प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, ग्राफिक करंट अफेयर्स भी रहेगा, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें कवर्ड है इसके अंदर, ये सब योजना का रहेगा, ये सब रहेगा। तो आपको और कुछ नहीं करना, सेशंस जो है उनको आपको देखना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कोर्स, करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगेन 1 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपकी वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैंने हैंड रिटन नोट्स भेज दिए हैं। तो 50% इस पर भी ऑफ आपका रहेगा, ठीक है। कोई क्वेरी है तो ये मतलब ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, सौरभ UPSC.com पे आपको जाना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना और ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर लॉगिन बटन से जो है आप लैपटॉप में भी क्लासेस कर सकते हैं। ऐसे कोर्स देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ज्वाइन कर लो, ऐसे अपना लिखते रहना। 50 ऐसे इसमें रहेंगे, 5 हो चुके हैं और इसका आपका इवेल्युएशन इंक्लूडेड है। आप लिखो, आपका चेक होगा, तो ये थोड़ा सा रहेगा। तो ये लिखने के ऐसे 250 नंबर आप मानो इसको, अगर आप अभी थोड़ा सा मान लो प्रीलिम से पहले भी 10-12 ऐसे लिख लेते हो तो बहुत एडवांटेज रहेगा। तो इसमें भी 50% आपका ऑफ है, ठीक है। फिर ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, इसका नेक्स्ट टेस्ट मंडे को होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ। मोर देन 1000 पेजेस का आपके स्टडी मटेरियल है, 7 सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेस आपके लिए हैं। इथिक्स का कोर्स है, ठीक है। और जो कोर्सेज बचे हुए हैं उनके कंटेंट अपलोड आई एम डूइंग। बुक सीरीज़ बहुत मैटर करती है, बुक सीरीज़, ठीक है। बुक सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स वो कवर हो रही हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल एनर्जी ट्रांजिशन कैन प्ले इन ट्रांसफॉर्मिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, जरूर से जरूर लिखो। लिखने की हैबिट आपको जरूर से होना चाहिए और दिवाली ऑफर का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।